हेलो एवरीवन। आज है 25 नवंबर। तो आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आई है वो देखेंगे हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 25 नवंबर। तो देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट आई है आज की न्यूज। सबसे पहले है जो वो है कि महाराष्ट्र में महायुति अलायंस विन हो चुकी है। तो और कल हमने महाराष्ट्र की बायोडायवर्सिटी भी देखी थी। संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। गोदावरी रिवर भी महाराष्ट्र से निकलती है, त्रिम्बकेश्वर से। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। ठीक है। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है आज थोड़ी सी, एक उत्तर प्रदेश की हम थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटीज देखेंगे और उत्तराखंड, दोनों की ही दे रखी है इसमें मैप में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, यह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व? उत्तर प्रदेश। ठीक है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और परवाती आरगा अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाख बिश्नोई। ठीक है। और ये गंगा रिवर है। ठीक है। गंगा रिवर है। यमुना पे ये ओखला बैरेज है। ये ओखला बैरेज यमुना रिवर पे बना हुआ है। राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है जी उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड है ऊपर वाला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये भी बिल्कुल बाउंड्री पे है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, लेकिन उत्तराखंड में है ये। दुधवा लेकिन इस साइड है, यूपी में। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में बाकी भी हैं। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखें उत्तराखंड में, अशोक मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंधुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। और उसके बाद क्या है? मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उत्तराखंड में। अब उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्नेखा है। ठीक है। ये सारी ओखला, तो ये सारी क्या है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, सॉरी। तो आगे चलते हैं अब। रसिया में अभी भी कुछ इंडियन मिसिंग है, तो फैमिली ने पेटिशन लगाई है एमईए को। तो रसिया कहाँ पे है, वो रसिया का हम मैप देखेंगे। ये देखिए, ये रसिया है। तो रसिया की बॉर्डर टचिंग कंट्री देखिए, नॉर्थ कोरिया से भी टच कर रहा है बॉर्डर। चाइना से भी ये बॉर्डर टच कर रहा है। मंगोलिया से भी डायरेक्ट बॉर्डर टच कर रहा है। और फिर ये कजाकिस्तान से भी बॉर्डर टच कर रहा है। उज्बेकिस्तान से ये नहीं कर रहा। ठीक है। उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से भी नहीं कर रहा। और किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से, इनमें से सिर्फ एक कजाकिस्तान से के साथ कर रहा है बॉर्डर टच। कैस्पियन सी से बॉर्डर टच करता है रसिया। और ब्लैक सी से भी करता है। कैस्पियन सी से, ब्लैक सी से। मॉस्को इसकी कैपिटल है, जो कि वेस्टर्न रसिया की साइड है। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये कंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्वीडन इसके साथ बॉर्डर टच नहीं करता, लेकिन फिनलैंड करता है, ये ध्यान रखना है। और नॉर्वे भी नहीं करता शायद। नॉर्वे चेक कर लेना करता है या नहीं, लेकिन स्वीडन नहीं करता। फिनलैंड करता है। यूराल माउंटेन्स, ये भी कहाँ है? रसिया में है, यूराल माउंटेन्स। और वोल्गा रिवर, कौन सी रिवर? वोल्गा रिवर, ये भी रसिया में है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको, लेक बैकाल, लेक बैकाल भी कहाँ है? रसिया में है। ये साइबेरिया है, ईस्टर्न रसिया के साइड क्या है? साइबेरिया। ठीक है। ये सी ऑफ ओकोस्तक, ये बेरिंग सी। ठीक है।
ऊपर आर्कटिक ओशन है, बेरेंट सी है, ऊपर गया नॉर्वे। तो ये है रसिया वर्ल्ड मैप पे। अब ये क्या है, मणिपुर। मणिपुर में क्या हुआ है कि मणिपुर के मुद्दे पे डिबेट नहीं हो रही, ओपोजिशन ने बोला है और अडानी पे, तो इसके लिए डिबेट की जाए। तो मणिपुर है कहाँ पे, हमने पहले भी देखा हुआ है मणिपुर, ये मणिपुर है, ठीक है। तो ये मणिपुर है, इसी में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और है एक किसी में, आप देख सकते हो, नटांगी या इंटांगी नेशनल पार्क बोल देते हैं, केबल लामजाओ नेशनल पार्क बोल देते हैं, मुरलेन नेशनल पार्क। तो ये मुरलेन तो सॉरी इसमें नहीं है, ये दो ही है, केबुल लामजाओ और ये, ठीक है। खोंगी जिम्बा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यांगोप की, ये भी कहाँ, मणिपुर में। आगे चलते हैं, मुझे बताइए मणिपुर को स्पेशल स्टेटस कौन से आर्टिकल 371 के कौन से पार्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, A B C D E F। फॉर कंस्ट्रक्शन वर्किंग सर्वाइवर मैटर देन एयर पोल्यूशन, जब एयर पोल्यूशन के लिए ग्रैप 4 प्लान लगा दिया, जब कौन सा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो, क्योंकि कई इंडस्ट्री में काम बंद हो गया, तो वो तो डेली अब कमा ही नहीं पाते पैसे, तो उनकी लाइवलीहुड पे बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ब्लू कॉलर जो वर्कर हैं, ठीक है। और एक एनजीओ है वो हेल्प कर रही है उनकी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यू है। तो हम सिर्फ पोल्यूशन को ही नहीं देख सकते, इसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा हमें, पोल्यूशन के साथ डेवलपमेंट एंड दीज काइंड ऑफ इश्यूज। गवर्नर जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनके साथ टसल चलती रहती है, क्योंकि गवर्नर को पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और वेस्ट बंगाल में है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी वाली, और सेंटर में बीजेपी, ठीक है। तो अब ये देखिए वेस्ट बंगाल में क्या क्या इम्पोर्टेंट वो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, संजा खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिंतामणि, राम बागान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलाव, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेथुनथारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी कहाँ है, ये है जी रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ भी टच करता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अ, ये सारी वेस्ट बंगाल की है। बेटला नेशनल पार्क झारखंड में है, बेटला नेशनल पार्क झारखंड में है। और जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल में। नरोरा वैली नेशनल पार्क भी अरुणाचल में, ठीक है, नरोरा वैली नेशनल पार्क। जल्दापारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, सिक्किम में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बिहार में है। गोरा मोरा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। तो ये सारे हमने देखे, आगे चल रहे हैं। आगे है जी, ये आर्टिकल पढ़ने का है ही नहीं, सिंगर को अवार्ड मिला है तो म्यूजिक एकेडमी में, ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है। अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड एंड रियलिटी। इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन वो 400 से 800 मिलियन तक पहुंच जाएगी। कितने, 400 से 800 मिलियन, कब तक, नेक्स्ट 3 डिकेड यानी कि 30 सालों में, अगले 30 सालों में। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिया का जो अर्बन लैंडस्केप है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंज है, उन पे ओवरकम पाना पड़ेगा हमें, ठीक है।
तो हमारे पास इंडिया के अर्बन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्मेशन करने की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। अगर हम उन पे ओवरकम कर लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी रिसेंट, इंडिया को 70 लाख करोड़ रुपीज की जरूरत है टिल 2036 तक, अगर इसको अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को मीट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे लोग चले जाएंगे तो उनके लिए रहने की गाड़ियां चलेंगी, तो रोड्स वगैरह, पोर्ट्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया को सख्त से सख्त जरूरत है। उसके बाद करंट जो गवर्नमेंट है उसका इन्वेस्टमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.3 लाख करोड़ है एनुअली। जितनी हमें जरूरत है पर ईयर उसका ये सिर्फ और सिर्फ 1/4 है। ठीक है, और उसमें से भी 50% एस्टिमेट है बेसिक अर्बन सर्विस पे लगा दिया जाता है, और जो बाकी है वो अर्बन ट्रांसपोर्ट पे। लोकल लेवल पे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं? म्यूनिसिपल जो फाइनेंसिस है, म्यूनिसिपल फाइनेंशियल एक काफी क्रुशियल कंपोनेंट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो रुके हुए हैं, वो बढ़ ही नहीं रहे, उनके पास पैसा ही नहीं आ रहा। वो सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी है, जबकि जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो 45% इन्वेस्टमेंट, अर्बन इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं, और जो बाकी बच गया वो मैनेज किया जाता है पैरासेटल एजेंसीज हैं। सेंटर और स्टेट का जो ट्रांसफर है, म्यूनिसिपैलिटी को जो पैसे दिए जाते हैं वो 37% से 44% तक पहुंच चुके हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज की जो हालात हैं वो ऐसी की ऐसी हैं। टैक्स जो रिवेन्यूज हैं वो 8% ग्रो हुए हैं 2010 से लेकर 2018 तक। ग्रांट भी 14% ज़्यादा बढ़े हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यू भी 10.5% बढ़े हैं, लेकिन जो शेयर है म्यूनिसिपैलिटी का खुद के रिवेन्यू सोर्स का वो डिक्रीज हो गया है, जो खुद से वो पैसे कमाते हैं। पहले वो 51% था, अब वो 43 हो गया है। तो वो सेल्फ सफिशिएंट तो है ही नहीं म्यूनिसिपैलिटी। कलेक्शन इन इफिशियंसी, कलेक्शन में भी इनएफिशिएंसी है अर्बन लोकल बॉडी में। अब 2017-18 में एक डाटा रिवील्स हुआ, जो बेंगलुरु में अर्बन लोकल बॉडी है और जयपुर में, जो उनका पोटेंशियल टैक्स रिवेन्यू होना चाहिए, जितने उनको पैसे इकट्ठे करने चाहिए, उसका सिर्फ और सिर्फ कितना इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ 5 to 20%। मतलब बाकी इकट्ठे ही नहीं कर रहे, इनएफिशिएंसी है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है कलेक्शन, ठीक है, नेशन वाइड कितना है, 25,000 करोड़, जो कि सिर्फ 0.15% है जीडीपी। और जो कॉस्ट रिकवरी है सर्विसेज की, वो रेंज है 20 to 50%, जो क्या हाईलाइट करती है, सिग्निफिकेंट गैप किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ अर्बन सर्विस और रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम देम। अब जो अर्बन सर्विसेज है उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है और वहां से हम रिवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहे हैं, उनके बीच में ही बहुत तगड़ा गैप है। अगर हम सर्विस पे पैसे दे रहे हैं 50%, रिवेन्यू सिर्फ 20% जनरेट कर रहे हैं, तो 30% का तो यही गैप आ गया। और जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो भी काफी लो है इंडिया में, जो सिटीज हैं उनकी। ठीक है, उनकी एब्जॉर्प्टिव जो कैपेसिटी है एब्जॉर्प्शन की, वो भी काफी कम है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का लैंडस्केप काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की बात माने तो अब देखना ये क्या क्या, चलो पैसे तो है नहीं, लेकिन 23% ऑफ टोटल म्यूनिसिपल रिवेन्यू पैसे ही नहीं स्पेंड कर रहे, अनस्पेंड रहता है। मतलब कि इतना सरप्लस है, वो स्पेंड ही नहीं करते पैसे, इफेक्टिवली यूटिलाइज ही नहीं किया जाता।
मेजर सिटीज हैं जैसे हैदराबाद, चेन्नई, वो भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 50% ही स्पेंड कर पाते हैं। सेंट्रल जो स्कीम है उसका यूटिलाइजेशन भी सिर्फ 80% ही उन पैसों का, जैसे अमरूद स्कीम है। अमरूद स्कीम क्या है? अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड द स्मार्ट सिटी जो मिशन है रीचिंग 70%। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है जो कि एक अनदर क्रिशियल वेन्यू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, वो भी डिक्लाइन हुआ है मार्केट में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी इन्वेस्टमेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में पीक था 8,333 करोड़ 2012 में, बट 2018 में पीपीपी के थ्रू सिर्फ 467 करोड़ रुपए आई। जो वायबिलिटी है पीपीपी प्रोजेक्ट की, वायबिलिटी जो गैप है वो किस पे डिपेंड करता है? पेमेंट अवेलेबल है या नहीं, बैंक एबिलिटी पे। बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिवेन्यू नहीं होता, जो ये प्रोजेक्ट हैं फर्दर डिमिनिश हो जाते हैं और कॉमर्शियल एक्टिवनेस वो खो देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज रिफॉर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिफॉर्म। ठीक है। फाइनेंशियल जो चैलेंज आउटलाइंड है, इट इज इम्पेरेटिव टू अडॉप्ट ए डुअल प्रोंग्ड अप्रोच। हमें डुअल प्रोंग्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, स्पेशल लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के मेजर्स को देखते हुए। लॉन्ग टर्म में क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ करें जो स्टेट के फाइनेंस कमीशन को, स्टेट के फाइनेंस कमीशन के पास ही पैसा नहीं है, उनकी ऑटोनॉमी को बढ़ाए। बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दें म्यूनिसिपल लेवल पे, क्योंकि स्टेट म्यूनिसिपलिटी को पैसा कौन देगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा ग्रेट फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के साथ, सो दैट वो मैनेज और एलोकेट कर सके रिसोर्स को अर्बन डेवलपमेंट के लिए। और ये अट्रैक्ट किया जा सकता है नीडेड प्राइवेट कैपिटल थ्रो मैकेनिज्म, डेप्ट बोरोइंग, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ये सारे इशू कर गए। और मीडियम टर्म में क्या किया जा सकता है? सबसे पहले ये फॉलोइंग इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। एक रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, मतलब काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हम इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाले हैं। हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी और 12th प्लान वर्किंग ग्रुप, एक फाइनेंशियल वर्क फ्रेमवर्क कैसे मीट किया जाए 70 लाख करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ओवर द 20 ईयर। ठीक है। रोबस्ट एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट हमें मतलब डेवलप करना पड़ेगा। हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी एंड जो 12th प्लान वर्किंग ग्रुप है, एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है कि वो 70 लाख करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिएगी अगले 20 साल में। जो ये इन्वेस्टमेंट है 70 लाख करोड़, इसकी 15%, टोटल इन्वेस्टमेंट की 15% वो पीपीपी के थ्रू आ सकती है, ट्रांसलेटिंग रफली 250 या 300 जो पीपीपी प्रोजेक्ट है, अगर उन्हीं को करें तो। अगर इसको भी अचीव करना है तो हमें पाइपलाइन करना पड़ेगा 600 से 800 प्रोजेक्ट को। एक बात हमने बता दी। दूसरी, डीकपल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है हम उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो लास्ट 2 डिकेड्स ने क्या दिखाया है? इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव नॉट एडवांस टू द एक्सटेंड रिक्वायर्ड। जहां तक हमें चाहिए था वहां तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत जल्दी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करते हैं। तो न्यू जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं वो कंसीव किए जाते हैं। प्रोजेक्ट को डीकपल करना जरूरी है फ्रॉम द फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है। और ये देखना भी जरूरी है कि जो ये प्रोजेक्ट हैं
वो डिजाइन हुए हैं फाइनेंशियल, सोशल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, काफी अच्छे हैं। स्पेशली कहाँ, इंडिया की वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, थर्ड हम कर सकते हैं लीवरेज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट उसके ऑपरेशन को इम्प्रूव किया जा सके। अर्बन जो सर्विस डिलीवरीज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये हैम्पर्ड हुए हैं, इनमें आज भी पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चल रही हैं, आउटडेटेड। जब तक हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रिवॉल्यूशन नहीं लाएंगे, अगर ले आए तो इसके मैनेजमेंट में, पब्लिक सर्विस के ऑपरेशन में, इन सब में एक हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जो हेल्प करेगा इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने में। और इंडिया ऑलरेडी डीपीआई में ग्लोबल लीडर है इस डोमेन में। फोर्थ क्या हो सकता है, कैप्चर करना लैंड वैल्यू ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए हमें हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट चाहिएगा आउट ऑफ 70 लाख करोड़ लैंड वैल्यू ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट में। जैसे मेट्रो के रेल प्रोजेक्ट जो है वो, ठीक है, मेट्रो के जो रेल प्रोजेक्ट हैं वो भी हमें बनाने पड़ेंगे। यूनिक अपॉर्चुनिटी है लैंड वैल्यू की। मेट्रो और जो रेल प्रोजेक्ट, ठीक है, मेट्रो और जो रेल प्रोजेक्ट हैं वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए अर्बन डेवलपमेंट के साथ, और इंश्योर करना चाहिए कि वो जॉब लेके आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल इफिशियंसी में और डिजाइन ऑफ सिटीज में। नीड फॉर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन की क्यों जरूरत है, इंडिया का जो अर्बन फ्यूचर है, फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल चैलेंज को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा होगा। Stakes are high and this is the window for action. By pursuing both immediate and long-term strategy, India can build urban infrastructure that meet demand of its growing cities की जो डिमांड है उनको मीट कर सकता है, एंश्योर कर सकता है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर द डिकेड्स टू कम। The path forward will require collaboration across government level, private sector participation और relentless focus on innovation and governance efficiency। इन सब के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कोलैब। ठीक है, ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये भी पॉलिटिकल है, ये भी पॉलिटिकल है। गौतम अडानी को इंडिक्टेड क्यों किया गया, सिंपल सी बात है। इंडिया 6G hard spectrum dilemma affecting PS5 Pro console launch in India। ये कुछ नहीं है, महायुति महाविकास अघाड़ी यही चल रहा है आजकल न्यूज में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट डील इज ए मियर इल्यूजन, एक सिर्फ नाम मात्र का छलावा है क्लाइमेट डील। ये किसने बोला है, इंडिया ने। ठीक है, कोप जो 29 है वो बाकू अजरबैजान में हो रही थी, 198 कंट्री उसमें पार्टिसिपेट थी। फाइनली उसने अडॉप्ट कर लिया रोड मैप, या फिर वीकर फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, सो दैट एक ट्रेडिशनल क्लाइमेट टॉक चल ही रहे, कंटिन्यू रहे। कार्बन अप्रूवल, यूएन अप्रूवल जो कार्बन मार्केट थी, मेन गोल को तो डिलीवर करने में ये जो है क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फेल हो चुकी है। ठीक है, एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाई गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, प्रोटेस्ट और ओपोजिशन के बीच में एक डील एग्री हुई, एम टू मोबाइलाइज 1.3 ट्रिलियन ए ईयर बाय 2035 with developed country agree to lead effort to pull 300 billion a year as a base figure। अब ये कह रहे हैं 1.3 ट्रिलियन चाहिएगा, ये कह रहे हैं 3 बिलियन चाहिएगा। ठीक है, तो जो एन न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाई गोल थे वो क्या है, वो होते हैं रेफर टू मनी, वो पैसे जो दिए जाएंगे
विल बी गिवन टू डेवलपिंग कंट्री को। किसको दिए जाएंगे ये पैसे? डेवलपिंग कंट्री को। कौन देगा? डेवलप्ड कंट्री। वो किस में हेल्प करेंगे? वो उनके ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे कि वो फॉसिल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल पे क्या हो जाए? ट्रांजिट हो जाए, उस पैसे की हेल्प से। डेवलपिंग जो कंट्री हैं वो बोल रही हैं कि हमें चाहिएगा 1.3 ट्रिलियन एनुअली। बहुत बड़ी रकम है ये। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड जो कंट्री है, टू दिस एंड डेवलप्ड कंट्रीज have mobilized and transferred 115 billion in 2021-22। तो सिर्फ इतना ही किया है, वो भी सभी कंट्री को नहीं है किया है। बट पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ए न्यू टारगेट हायर देन 100 बिलियन had to be agreed upon by 2025। 2025 से पहले एक नया टारगेट चाहिएगा हमें। जो ये नया फाइनेंशियल गोल है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ह्यूमैनिटी एंड वर्सनिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट हीटिंग एवरी कंट्री। ये तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो या फिर आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो इस कीवर्ड को। न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल, न्यू फाइनेंस गोल इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ह्यूमैनिटी एंड वर्सनिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हीटिंग एवरी कंट्री। ये साइमन स्टील, एग्जीक्यूटिव जो सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज के। बट लाइक एनी इंश्योरेंस पॉलिसी इट ओनली वर्क्स इफ प्रीमियम आर पेड इन फुल एंड ऑन टाइम। अगर टाइम पे प्रीमियम फिल करोगे तभी ये लागू रहेगी। ये कि मतलब कि क्लीन एनर्जी जो बूम है उसको रखेगी अच्छे से, कंट्री को शेयर करेंगे अपने ह्यूज प्रॉफिट, मोर जॉब्स आएंगी और अच्छे से ग्रो करेंगे, चीपर और क्लीनर एनर्जी होगी सभी के लिए। ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों बोला? दिस कंक्लूजन लिटल टू placate several countries who were expecting much more money। कंट्रीज क्या सोच रही थी? 1.3 ट्रिलियन मिलेंगे पर ईयर, ठीक है। समिट जब क्लोज हो रही थी, इंडिया के मेंबर ने भी क्या उठाया? एक इशू उठाया। प्रेसिडेंट जो कोप के जो प्रेसिडेंट हैं मुख्तार बाबे, एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट जब ये हो गया था, ऑब्जेक्शन क्या होगा? COP record। I regret to say that this document is nothing more than an optical illusion। क्रिटिसिज्म में लिखो इसको, ऑप्टिकल इल्यूजन है। Thus, this, in our opinion, will not address the enormity of the challenge well always, therefore we oppose the adoption of this document। इंडियन डेलीगेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थी चांदनी रैना, उन्होंने ये बोला क्लोजिंग प्लेनरी पे। इंडिया said its request to speak before the adoption of climate change was ignored। इंडिया को बोलने नहीं दिया गया, इंडिया ने ये बोला है। और इंडिया ने ये भी बोला था कि कोई डिसीजन जब तक नहीं होता हम चाहते हैं कि हम अपना स्टेटमेंट दें। तो वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, ये बोला है। वी हैव सीन व्हाट यू हैव डन, हाउएवर वी वुड वांट टू से gabbling and trying to ignore parties from speaking does not behove the UNFCCC system, and we would want you to hear us and also hear our objection to this adoption। We absolutely object to this, she said। जो इंडिया की तरफ से थी उन्होंने बोला कि हमें बोलने का एटलीस्ट चांस दीजिए, तो हम अदरवाइज तो हम इस जो एडॉप्शन किया है इसको हम एब्सोल्युटली ऑब्जेक्ट करते हैं इसको। ओनली ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन वही डराइव कर सकते हैं मीनिंगफुल एक्शन, अगर क्लाइमेट चेंज के लिए करना है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए ग्रेटेस्ट को एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है।
ट्रस्ट एंड जो कोलेब्रेशन है वो आज एक साथ काम नहीं किए। वी आर डीपली हर्ट बाय द एक्शन ऑफ यूएनएफसीसी, ये बोला। इंडिया ने क्या बोला, न्यू क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट, 2035 से शुरू करेंगे, सिर्फ 300 बिलियन पर ईयर। तो नाइजीरिया ने इंडिया के स्टांस को बैक किया, फाइनेंशियल डील को एक जोक बोला। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, COP 29 also reached an agreement on carbon market which several previous COP have not been able to achieve, कि हमने तो कार्बन मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी जिसमें बाकी जो कॉप्स हैं वो अचीव भी नहीं कर पाई। जो ये एग्रीमेंट है वो हेल्प करेंगे कंट्री को डिलीवर करने में क्लाइमेट प्लान को मोर क्विकली और चीपली, और फास्टर बनाएंगे प्रोग्रेस को, हैविंग जिसमें हैविंग ग्लोबल एमिशन दिस डिकेड रिक्वायर्ड बाय साइंस रीडबल एफर्ट। कोई भी कंट्री वो नहीं मिलेगी जो वो चाहते थे, किसी भी कंट्री को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। मिस्टर स्टील ने बोला है कि हम बाकू को छोड़ रहे हैं, टोटल पूरी अच्छे से बात नहीं हुई, मतलब बहुत सारे जो इशू हैं, लाइफ लाइन ऑफ पीपल हैं, वो भी डिस्कस नहीं हुए। तो विक्ट्री लैप का टाइम नहीं है, हमारी इनसाइट्स हमें सेट करनी होगी और रीडबल करना होगा हमारा एफर्ट रोड टू बिलियन। द फाइनेंस एग्रीमेंट एट COP 29 कम एज स्ट्रोंगर नेशनली क्लाइमेट प्लान, जो एनडीसी है ना, एनडीसी become due from all country next year. These new climate plan must cover all greenhouse gases, कि जो नए एनडीसी आएंगे वो all gases को कवर करना चाहिए, all sectors को। और जो वार्मिंग लिमिट है 1.5 डिग्री सेल्सियस विद इन COP 29 saw 2 G20 countries, UK and Brazil। तो उन्होंने क्या बोला है कि वो भी अपने प्लान को एनडीसी 3.0 में ही रैंप अप करेंगे। जो गोल है 300 बिलियन का वो यस्टरडे अडॉप्ट किया गया। बहुत सारी कंट्री, इंडिया, नाइजीरिया, बोलीविया, क्यूबा, इन्होंने वॉकआउट भी किया एनसीक्यूजी के लिए। तो जो मल्टीलेटरल प्रोसेस है had not emerged in good light in this event, रश्मि रैना ने बोला, फॉर्मर एनवायरमेंट सेक्रेटरी डिस्टिंग्विश्ड फॉलो the Energy Resource Institute. The declared goal is clearly a prisoner of geopolitics of the present time and is paltry compared to the financing need of mitigation and adaptation faced by developed country। Adaptation क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम अपनी फैसिलिटी बढ़ा लें कि इसको हम खुद को कैसे बचाएं, होता है एडेप्टेशन। मिटिगेशन होता है टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रोकें कैसे बढ़ने से। ये इन्वायरमेंट की टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में बड़ी अच्छी बात कह दी यार, ये तो यूज कर सकते हैं मेंस में। द डिक्लेयर्ड गोल इज क्लियरली ए प्रिजनर ऑफ जियोपॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, प्रिजनर हैं, एंड इज पाल्ट्री कंपेयर टू द फाइनेंशियल नीड ऑफ मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, और उसके लिए तो तुच्छ है, ये बिल्कुल कम है जितनी नीड है डेवलपिंग कंट्रीज की। ठीक है, अब विकसित भारत डायलॉग होगा जनवरी में। यूथ को पॉलिटिक्स से कनेक्ट कैसे करें, प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है ये बात। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है, यंग लीडर डायलॉग न्यू दिल्ली में होगा जनवरी 11 एंड 12, कि जो यूथ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं उनको पॉलिटिक्स में कैसे लाए। उस दिन किसकी एनिवर्सरी है, स्वामी विवेकानंद जी की, और 12 जनवरी को ही यूथ डे मनाया जाता है। और बहुत सारे जो यूथ हैं कंट्री से वो पार्टिसिपेट करेंगे।
विलेज से, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से। बहुत सारे जो यूथ हैं वो इकट्ठा होंगे भारत मंडपम में। तो उनकी मन की बात में उन्होंने ये बोला है। ठीक है, किसने? मोदी जी ने। और एनसीसी डे है 2 days, इन्होंने एनसीसी पे ये बोल रहे थे, एनसीसी के बारे में बताया है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल वो है 25% थी एनसीसी में, अब 40% हो गई है। फीमेल एम्पावरमेंट में एग्जांपल दे सकते हो आप। ठीक है, और उन्होंने एक कंट्री है गुयाना, गुयाना ऐसे है, इधर है बीच में सूरीनेम है, फिर फ्रेंच गुयाना है। गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना। तो गुयाना में ना इंडिया के लोग जो 180 साल पहले गए थे वर्कर बन बन के, रेड इंडियन बोला जाता था जिनको, वो वहाँ हर फील्ड में लीड कर रहे हैं। किसने बोला है? मोदी जी। और बोले कि हमने स्लोवाकिया में भी इंडियन कल्चर देखा है। कहाँ? स्लोवाकिया में। ठीक है, GOANN, गोयाना। अभी आपको मैप दिखा देते हैं। अच्छा, इधर साइड है, ये फ्रेंच गुयाना है, ये सरीनेम है, ये गुयाना है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, स्लोवाकिया, SLVAK। स्लोवाकिया तो जी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका बॉर्डर किस किस से लग रहा है? हंगरी से, ऑस्ट्रिया से। अरे भाई भाई, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये कौन है? यूक्रेन, पोलैंड, जीचिया, ये सबसे लग रहा है लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्लोवाकिया भी, हंगरी भी, जीचिया भी। ठीक है, ये पोलैंड है, यूक्रेन भी, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया छोटी सी कंट्री है। ओसिक इसकी कैपिटल है शायद, नहीं, ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा इसकी कैपिटल है, बिल्कुल वेस्ट में। ठीक है, और कोई कंट्री देखनी हो तो बता देना। लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों से हमारा लग्जमबर्ग क्या कर रहा है? बॉर्डर टच कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल कर रहा है जी। ये फ्रांस है, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक कंट्री है अंडोरा। ये पुर्तगाल है, सिर्फ एक ही कंट्री से बॉर्डर, पुर्तगाल, लिस्बन, लिस्बन कैपिटल, स्पेन की मैड्रिड। तो पोर्टुगीज जो वो एक ही कंट्री से बॉर्डर टच करते हैं, दैट इज स्पेन। स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। किस किस को कनेक्ट करती है जिब्राल्टर स्ट्रेट? अभी देख लेते हैं सर। अरे 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 अरे, कहाँ गया? क्या हो गया? आ गया। ये देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को किससे? मेडिटेरियन सी है ये सारा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं हम। तो ये बोला इन्होंने, हिजबुल्ला फायर 250 रॉकेट, 250 रॉकेट इस हिजबुल्ला ने फायर कर दिए। कल वाले न्यूज़पेपर डिस्कशन में पता नहीं कैसी आवाज आ रही थी। ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर डिस्कशन विद यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। चलो ईरान भी ले चलेंगे आप लोग को। और बोलो कहाँ कहाँ जाना है? ईरान चलते हैं। ईरान में मुझे बताओ, शिया ज्यादा है या सुन्नी?
कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये है जी ईरान। पाकिस्तान को भी बॉर्डर टच करता है, ये रहा। अफगानिस्तान को भी करता है, तुर्कमेनिस्तान को भी करता है, अजरबैजान को भी करता है, अर्मीनिया को भी करता है, तुर्की को भी करता है, तुर्की है जिसका नाम हो गया, इराक को भी करता है जी। और जी इसको तो नहीं करता, कुवैत को नहीं करता जी। ठीक है, इसकी कैपिटल है जी तेहरान। ठीक है, तो ये ईरान है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी जी, जर्मनी ये रहा। सर क्वेश्चन आया था। नॉर्थ सी जर्मनी को टच करता है जी, बिल्कुल करता है। फ्रांस को जी जी। और यूके को, अरे वो तो वही है। ठीक है, तो ये हैं तीनों कंट्रीज। JCPOA, ये लिख रखा क्या है ये। बांग्लादेश रिव्यू करेगा अडानी ग्रुप के जो पावर प्रोजेक्ट हैं। ये क्या हो रहा है, आ गया। A man watches house on fire at Tondo in Manila Sunday. Close to 1,000 homes were destroyed when firing ripped through hundreds of houses in closely built slum area of the Philippines capital. No casualty reported in the Isapting Bato, ये इनके गांव का नाम है। कहाँ, फिलीपींस। फिलीपींस चलते हैं, फिलीपींस। फिलीपींस जी, ये फिलीपींस जी है, तो फिलीपींस भी इधर ही होगा। ये रहा जी, फिलीपींस है, इसके ऊपर ही है। सुल्लू सी इसके इधर है, साउथ चाइना सी इधर है। ठीक है, तो पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट पीटीआई सपोर्टर हेड ऑफ रैली। पाकिस्तान में पता है क्या हुआ, सिया और सुन्नी का झगड़ा हो गया। सुन्नी ज्यादा है पाकिस्तान में 80%, वर्ल्ड में भी सुन्नी ज्यादा है 80 to 85%। सिया कम है, लेकिन सिया 97%। एक ही कंट्री है ईरान, सिया डोमिनेटेड। ठीक है, सिया और सुन्नी में क्या डिफरेंस है। 101, 101वां शतक बना दिया भाई साहब ने, विराट कोहली ने। एथिक्स में एग्जांपल दे देना। तो तो इस तरह से गाइज हमने आज के न्यूज़पेपर को बड़े ही आराम से, बड़े ही शांति प्रिय तरीके से डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। इतनी बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं भी देख लेना। ठीक है, तो एंड करते हैं डिस्कशन को। थैंक यू गाइस, थैंक्स ए लॉट।